मुझे बेवा हुए 10 साल गुजर गए थे। ना ही मेरी कोई औलाद थी और ना ही मैंने दूसरी शादी की थी। बस घर में अकेली रहती थी। मुझे अपने मरहूम शोहर से बहुत प्यार था, इसलिए रोज रात को उसकी कमीज अपने साथ रखकर सोती। मगर पिछले कुछ दिनों से मेरे साथ कुछ अजीब हो रहा था। मैं सुबह उठती तो मुझे चक्कर आते और मेरे पेट में दर्द होता। एक दिन डॉक्टर के पास गई तो वो बोली, तुम हामला हो। ये सुनकर मैं बहुत घबरा गई, क्योंकि मैं तो कई अरसे से बेवा थी। ऊपर से घर में कोई मर्द भी नहीं था। उस रात इसी परेशानी में मैं शोहर की कमीज सीने से लगाए लेटी हुई थी कि मुझे कोई चीज चुभती हुई महसूस हुई। जो ही कमीज की जेब में हाथ मारा तो सर पर आसमान टूट पड़ा, क्योंकि अंदर से तो मेरा नाम आयशा है। आज मैं बहुत खुश थी, क्योंकि आज मेरी बड़ी बहन साइमा की शादी थी। इसलिए हम बहन भाइयों ने बहुत हल्ला गुल्ला किया था। वो हम सब बहन भाइयों में बड़ी थी। फिर मेरा नंबर आना था। फिर मुझसे छोटी 2 बहनें और एक भाई था। हमारे घर ये पहली शादी थी। आज मैंने सोच रखा था कि मैं अपने बहनोई से दूध पिलाई की रस्म में पूरे 5,000 रुपए लूंगी। चूंकि वो बहुत अमीर थे, मेरा बहनोई बहुत अच्छा कमाता था। मैं सुर्ख रंग का सूट पहने दूध का गिलास सजा रही थी, जब अम्मी ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने कमरे में ले गई। मैंने गौर किया तो वो मुझे परेशान लग रही थी और उनकी आंखें सूजी हुई थी। ऐसा लगता था जैसे वो रो रही हैं। मैं बोली, अम्मी क्या बात है, सब खैर तो है ना? अम्मी मेरे पूछने पर बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगी थी। फिर अम्मी ने मेरे हाथ में एक खत थमा दिया था। मैंने जल्दी से वो खत खोल कर देखा तो वो साइमा आपी की तरफ से था। उसमें लिखा था, अम्मी, मुझ में हौसला नहीं था कि मैं अपने दिल की बात आपसे कर सकूं, इसलिए खत का सहारा ले रही हूँ। मैं बिलाल से शादी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मैं तो किसी और लड़के को पसंद करती थी। मैंने अपनी मोहब्बत पर समझौता कर लिया था, अम्मी। मगर आज उसने मुझे कहा कि अगर मैं उसके साथ घर से ना भागी तो वो जहर खाकर अपनी जान दे देगा। अम्मी, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती थी, इसलिए मैं ये घर छोड़कर अपनी मोहब्बत के साथ भाग रही हूँ। अम्मी, मैं जानती हूँ कि इस तरह आपकी बहुत बदनामी होगी, मगर मैं भी मजबूर थी। खुदा के लिए मुझे माफ कर दीजिएगा और हो सके तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मैं तो बाजी का खत पढ़कर थर थर कांपने लगी थी। अम्मी बोली, आयशा, क्या तुम्हें अपनी बहन के इन काले करतूतों का इल्म था? मैं फूट कर रोने लगी और बोली, अम्मी, कसम से मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती, वरना मैं आप ही को कभी इस घर से ना जाने देती। अम्मी कहने लगी, अब हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। अब देखना तुम्हारे अब्बू की इज्जत नीलाम हो जाएगी। बेटी, बताओ इस सूरत हाल में हम क्या करें? मैं बोली, अम्मी, मैं नहीं जानती कि हमें क्या करना चाहिए, लेकिन आप जो कहेंगी मैं आपके हुक्म के आगे सर झुकाऊंगी। अम्मी ने मेरे सर पर हाथ रखा और बोली, बेटी, अपने बाप की इज्जत बचा ले। अपनी बदबख्त बहन की जगह तुम दुल्हन बन जाओ। मैं हक्का बक्का रह गई। मुझे अम्मी से इस बात की तवक्का नहीं थी। मैं बोली, अम्मी, ऐसे कैसे हो सकता है? अगर मैंने आपकी बात मान ली और शादी कर भी ली तो खुद सोचें, जब मेरे ससुराल वालों को इस बात का इल्म होगा तो वो मेरे साथ क्या सलूक करेंगे। वो तो मेरा जीना दूभर कर देंगे। अम्मी कहने लगी, हाँ आयशा, तुम ठीक कह रही हो, मगर तुम्हें इस बात का इल्म है क्या? तुम्हारे अब्बू दिल के मरीज हैं, वो भी ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आगे तुम्हारी मर्जी है। अपने बाप को कफन पहना दो या फिर ये सुर्ख लहंगा पहन लो। मैंने उस लहंगे की जानिब देखा तो आंखों से आंसू बहने लगे थे। फिर मुझे अपने बाप की खातिर अपनी खुशियों की कुर्बानी देना ही पड़ी थी। इतनी यकीन दहानी अम्मी ने मुझे करा दी थी कि मेरे ससुराली यहाँ मेरा घूंघट नहीं उठाएंगे। मैं घूंघट के अंदर छुपी सारी तकरीब में रोती रही थी। मैं ये सोच नहीं पा रही थी कि जब मेरा दूल्हा घूंघट उठाएगा तो वो मेरे साथ कैसा सलूक करेगा। यकीनी तौर पर वो जल्लाद की तरह पेश आएगा। वो अपने घर वालों को कमरे में बुला लेगा और फिर वो सब मुझ पर लानत मलामत करेंगे। यही सोचकर मैं रोती रही थी। खैर, मेरे अब्बू ने मेरे सर पर हाथ रखकर मुझे रुखसत कर दिया। वो नहीं जानते थे कि मैं साइमा नहीं बल्कि आयशा हूँ। कुछ ही देर बाद मैं रुखसत होकर बिलाल के घर आ चुकी थी। मेरी सास मुझे मेहमानों में बिठाकर चंद रसूमात करना चाहती थी। मैंने सर दर्द का बहाना बनाया और बिलाल से कहा कि मैं कमरे में जाना चाहती हूँ। बिलाल ने अपनी वालदा से कह दिया कि आप बाकी रस्म सुबह कर लीजिएगा। उन्हें कोई इतराज नहीं हुआ था। मुझे मेरे कमरे में लाकर बिठा दिया गया था। थोड़ी देर बाद ही बिलाल भी कमरे में आ गए थे। उन्होंने जल्दी से मेरा घूंघट पलट दिया था।
वो मुझे देखकर चंद लम्हों के लिए बिल्कुल दंग रह गए थे। वो तो कुछ बोलने की भी पोजीशन में नहीं थे। फिर उन्होंने बड़ी देर बाद जो जुमला कहा था वो मेरे असाब को तोड़ने के लिए काफी था। वो बोले कि तुम तो साइमा की छोटी बहन आयशा हो। मैंने असबाब में सर हिला दिया था। वो बोले कि तुम यहाँ क्या कर रही हो और इस कदर क्यों रो रही हो, कुछ तो बताओ मुझे। मैं रोते हुए बोली, साइमा बाजी आज घर से भाग गई हैं। हमें उनके मुतल्लिक कुछ भी नहीं पता था कि वो कभी ऐसा भी कर सकती हैं। अम्मी ने ही उनका खत मुझे लाकर दिखाया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि वो किसी और से मोहब्बत करती हैं, इसलिए उसके साथ घर से जा रही हैं। उस वक्त अम्मी बहुत परेशान हो चुकी थी। उन्हें अब्बू की इज्जत की फिक्र थी, इसलिए मेरे सर पर दुपट्टा डालकर मुझे रुखसत कर दिया गया। बिलाल ने अपना सर पकड़ लिया था। वो बोले, अच्छा, जब मौलवी साहब ने निकाह पढ़ाया तो मुझे शक सा हुआ था कि वो साइमा की जगह आयशा कह रहे हैं, मगर तब मैंने सर झुका दिया कि मेरा वहम है। मैं बोली, अम्मी ने ही मौलवी साहब से मेरा निकाह पढ़ाने का कहा था। अम्मी ने निकाह के वक्त खाना टेबलों पर लगा दिया था कि खाने की वजह से किसी को नाम की तरफ ध्यान ही ना जाए। बिलाल ने सर हिला दिया था। फिर वो बोले, तुम इस कदर घबराई हुई क्यों हो? तुम्हें ये रिश्ता मंजूर नहीं था क्या? मैं बोली, मुझे ये रिश्ता मंजूर है या नहीं, इस वक्त मुझे जो चीज डरा रही है वो ये है कि अब आप और आपकी फैमिली मेरे साथ कैसा सलूक करेंगे। बिलाल कहने लगे, आयशा, तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो। इस बात के सबूत के लिए यही काफी है। अपनी बहन की गलती को सुधारने के लिए खुद को पेश कर दिया। तुमने अपने वालिदैन को रुसवाई से बचा लिया है, और अगर आज बारात खाली वापस लौटती तो यकीनन हमारी भी बदनामी हो जाती। तुमने हमें भी तो बदनामी से बचाया है। बिलाल कहने लगे, आयशा, तुम एक अच्छी खासी प्यारी लड़की हो। मुझे तुम्हें अपनाने में कोई मसला नहीं है। मैं तो बिलाल की बातें सुनकर हैरान ही रह गई थी कि क्या कोई सच में इतना अच्छा हो सकता है। मैं भी अब जरा पुरसुकून हो गई थी। तब बिलाल ने मुझे अपना मोबाइल फोन दिया और कहने लगे, तुम आराम से घर पर बात कर लो। अपनी वालदा को बता दो कि बिलाल को सच्चाई का पता चल चुका है। वो परेशान होंगी, उन्हें दिलासा दो। बिलाल की बात सच साबित हुई थी। जब मैंने अम्मी को फोन किया तो वो रोने लगी थी। कहने लगी, जब से तुम रुखसत होकर गई हो मैं सूली पर लटकी हुई हूँ। अच्छा हुआ कि तुमने मुझे फोन करके हालात से आगाह कर दिया। सच जानने के बाद बिलाल ने तो मुझे कुछ नहीं कहा था, मगर सुबह जब मेरी असलियत घर वालों में खुली तो सबने बहुत इतराज किया था। मेरी सास तो कहने लगी, बेटा, इसे अभी तलाक देकर घर से निकाल दो। इसके वालिदैन को भी तो पता चले कि ये धोखा नहीं चलेगा। ये रिश्ता ना हुआ बल्कि ऐसा हुआ कि जैसे हम मंडी से सब्जी लेने गए हों और हमें दिखाया कुछ और गया हो और पैक करके कुछ और दे दिया हो। तब बिलाल ने ही सबको पुरसुकून किया था। उसने सबसे कहा कि मुझे आयशा साइमा से भी ज्यादा अच्छी लगी है। अगर आप में से किसी ने इसके साथ बुरा सलूक किया तो मुझे बहुत दुख होगा। खैर, फिर बिलाल ने बहुत बड़ा वलीमा भी किया था। ये सब देखकर मेरा मान बहुत बढ़ गया था। वलीमे के बाद सब मेहमान चले गए थे। मैंने महसूस किया था कि मेरी सास अब भी मुझसे खिंची खिंची सी रहती हैं। बिलाल ने अपनी वालदा को बहुत मजबूर कर दिया था कि वो मेरा ख्याल रखे। बिलाखिर मेरी सास का भी दिल पिघल ही गया था। अब हम दोनों बहुत अच्छी दोस्त भी बन गई थी। मेरे शोहर बिलाल आर्मी में जॉब करते थे। उन्हें सिर्फ 3 माह की छुट्टी मिली थी। इस 3 माह में उन्होंने मुझे हर खुशी दे दी थी। वो कभी मुझे घुमाने ले जाते तो कभी शॉपिंग कराने के लिए ले जाते। मुझे जिंदगी बहुत हसीन लगने लगी थी। फिर बिलाल की छुट्टी खत्म हो गई तो वो वापस दूसरे शहर चले गए। बिलाल के जाने के बाद भी मेरी सास मेरे साथ बहुत अच्छी थी। एक दिन उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और कहने लगी, बहू, मेरा बेटा 3 माह की छुट्टी लेकर आया था, वो यूं ही चला गया है, या कोई खुशखबरी भी है? मैं अपनी सास की बात सुनकर बहुत परेशान हो गई थी। मैंने अपनी सास को बताया कि अभी तो कोई खुशखबरी नहीं है। ये सुनकर वो कुछ मायूस हो गई थी। कहने लगी, बहू, मेरे बेटे की जॉब ऐसी है कि उसकी शहादत की खबर किसी भी वक्त आ सकती है। मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा हजारों साल जिए, मगर मैंने उससे कह दिया है कि जहाँ फर्ज की बात आए वो एक लम्हे की भी ताखीर किए बिना जान की बाजी लगा दे। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे बेटे की निशानी मेरे पास हो। मैं अपनी सास की बात सुनकर लरस कर रह गई थी। वो बोली, आंटी, खुदारा ऐसी बात मत करे, मेरे दिल को कुछ होता है। वो मुस्कुरा दी और मेरे सर पर हाथ रखकर दुआ दी कि तुम सदा सुहागन रहो। फिर वो कहने लगी, बेटी, तुम ऐसा कुछ करो कि कुछ अरसे के लिए बिलाल के पास चली जाओ,
तब तक मैं अपनी बहन के घर चली जाऊंगी। मेरे बेटे बिलाल को सरकारी क्वार्टर तो मिल ही गया है, तुम उसके पास जाकर रह सकती हो। बिलाल को भी औलाद की बहुत ख्वाहिश थी। मुझे अपनी सास से इस किस्म की बात की तवक्का नहीं थी। मुझे तो लगा था कि वो मुझे हमेशा मेरे शौहर से दूर रखेंगी और उसके पास जाने ना देंगी, मगर उन्होंने मेरे इस कयास आराई को गलत साबित कर दिया था। मेरी सास ने उसी दिन बिलाल को फोन करके कह दिया था कि वो मुझे बुलाने के लिए इंतजामात मुकम्मल कर ले। रात में मुझे बिलाल की कॉल आ गई थी। वो बहुत खुश लग रहे थे। कहने लगे, लगता है मेरे जाने के बाद तुमने रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया है। जो अम्मी तुम्हें मेरे पास भेजने पर राजी हो गई हैं। मैं मुस्कुरा कर रह गई थी। वो कहने लगे, मैंने जब से ये खबर सुनी है कि तुम मेरे पास रहने के लिए आ रही हो, मैं खुशी से फूले नहीं समा रहा। मैं कल तक सारे इंतजामात कर लूंगा और फिर आकर तुम्हें ले जाऊंगा। मुझे ये सब किसी ख्वाब की मानित लग रहा था। खैर, जो भी था, मैं बेइंतहा खुश थी। मैंने अपना सारा सामान पैक कर लिया था। मेरी सास भी मुझे देख देख कर मुस्कुरा रही थी। शाम को बिलाल का फोन आना था और फिर उसने मुझे बताना था कि इंतजामात मुकम्मल हो गए या नहीं। शाम हुई तो बिलाल के नंबर से फोन आने लगा। मैंने लरजते हाथों से कॉल उठाई थी। किसी ने हेलो कहा था, लेकिन ये हेलो मेरे बिलाल की आवाज तो नहीं लग रही थी। अचानक से मैं घबरा गई थी। मैं बोली, जी कौन? दूसरी जानिब से आवाज आई, आप बिलाल के घर से बात कर रही हैं? मैंने जल्दी से कहा, जी जी, मैं उनकी अहलिया बात कर रही हूँ। फोन पर कुछ देर के लिए खामोशी छा गई थी। फिर आवाज आई कि आपको बिलाल साहब की शहादत बहुत बहुत मुबारक हो। बिलाल अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये अल्फाज मुझ पर गोली की तरह आकर गिरे थे। मैं एकदम से ठहर गई थी। मेरी सास ने जल्दी से मेरे हाथ से फोन थाम लिया था। फिर उन्हें भी बिलाल की शहादत की खबर सुना दी गई थी। उनका मामला मुझसे बरक्स था। वो गम से निढाल नहीं हुई थी, बल्कि बड़े फख्र से कहने लगी कि मुझे शहीद की मां होने पर फख्र है। ऐ काश मेरे 10 बेटे होते तो मैं अपने सभी बेटे इस वतन की मिट्टी पर कुर्बान कर देती। अपनी सास का ये जज्बा देखकर मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ गई थी। मैं उनके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी थी। वो भी हिचकियां ले रही थी, मगर मुझे रोने से मना कर रही थी। कहने लगी, बहू, ये आंसू छुपा लो, गम ना करो। ये ना हो कोई और औरत तुम्हारे आंसू देखकर घबरा जाए और अपने शोहर को नेक मकसद की खातिर जान देने से रोक दे। मैं तो उनके हौसले को देख देख कर हैरान होती जा रही थी। फिर मेरे बिलाल को बहुत ही शान शौकत के साथ दफन किया गया था। मैं खुश थी कि मैं एक शहीद की बेवा थी, मगर दिल था कि संभलता ही नहीं था। वो इस सदमे से बाहर नहीं आ रहा था। मेरे शोहर बिलाल बहुत अच्छे इंसान थे। उन्होंने मेरी इज्जत की हिफाजत की थी। उन्होंने मुझे लोगों के सामने रुस्वा होने से बचाया था। उन्होंने मेरे माँ बाप की लाज रखी थी। फिर मैं कैसे न उस इंसान से मोहब्बत करने लगती। मैंने अपनी सास से कह दिया था कि मैं बिलाल के बाद आपका सहारा बनूंगी। मैं घर से निकलकर आपके लिए कमाऊंगी। मगर मेरे कमाने की नौबत ही नहीं आई थी, क्योंकि बिलाल की पेंशन आने लगी थी और उसी पर घर का खर्चा चल रहा था। और हम दोनों औरतें घर में मर्दों की तरह घूमती रहती थी। कभी कभार एक दूसरे के सीने लगकर रो लिया करती थी। फिर सास अक्सर कहती थी, काश बिलाल का वारिस तुम्हारी कोख में पल रहा होता तो हमारे घर में इतनी उदासी ना होती। मैं भी यही सोचती थी कि काश बिलाल जाने से पहले मुझे अपना वारिस देकर जाते। खैर, जो ही वक्त गुजरता गया और मेरी इद्दत पूरी हो गई थी, तब मेरे वालिदैन मुझे अपने साथ ले जाने के लिए आए थे। अम्मी ने मेरी सास के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगी थी और ये भी कहा था कि आप मेरी बेटी को दूसरी शादी की इजाजत देते। इसने 3 महीने की शादीशुदा जिंदगी गुजारी है। आगे पहाड़ जैसी लंबी जिंदगी है। कल को हम भी गुजर गए और आपको भी कुछ हो गया तो मेरी बेटी को लोग भेड़िए की तरह नोच खाएंगे। मेरी सास ने मेरे सर पर हाथ रखा और कहा कि मेरी इजाजत है, आप इसे अपने साथ ले जा सकते हैं। हाँ, मगर जब मेरी बेटी की शादी कीजिएगा तो मुझे भी जरूर बुलवाइएगा। मेरी अम्मी बहुत खुश हो गई थी, मगर मैंने उनके साथ जाने से इनकार कर दिया था। मैं बोली, अम्मी, बिलाल ने जाने से पहले मुझसे वादा लिया था। वो मुझे कहकर गए थे कि तुम मेरी वालदा का बहुत ख्याल रखना। अम्मी, मैं अपने मरहूम शोहर का हुक्म नहीं टाल सकती। मैं अपनी सास को छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगी। फिर अम्मी और अब्बू ने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया था, मगर मैं उनके साथ नहीं गई थी। मेरे पास जिंदगी बसर करने के लिए बिलाल की बहुत सी यादें थी। मैं हर शब बिलाल की तस्वीरें और उसके कपड़ों को गले लगाकर सोती और उनसे ढेरों बातें किया करती थी। यूं ही मेरी जिंदगी के 10 साल बीत गए।
اب میری ساس بہت زیادہ بوڑھی ہو چکی تھی اور میں ان کا خیال رکھا کرتی تھی، مگر اب کچھ دنوں سے میری خود کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی تھی۔ میری ساس بھی مجھے کہنے لگی تھی کہ عائشہ، تم اپنا بالکل بھی خیال نہیں رکھتی، دیکھو تو کتنی کمزور ہو گئی ہو۔ میں ان کی بات ہنس کر ٹال دیا کرتی تھی۔ ایک دن میری ساس کہنے لگی، عائشہ، اب میں بہت زیادہ بوڑھی ہو چکی ہوں، میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، تم میری بچی شادی کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ جب میں مر کر بلال کے روبرو جاؤں تو وہ مجھے دیکھ کر منہ پھیر لے اور مجھ سے یہ سوال کرے کہ آپ میری بیوی کو کس کے پاس چھوڑ کر آئی ہیں۔ میں نے اپنی ساس کو کہا کہ آپ کو آپ کے مرے ہوئے بیٹے کی قسم، آپ نے آج کے بعد میری شادی کا نام بھی لیا۔ میری ساس اپنا سر پیٹ کر رہ گئی تھی۔ اب میری طبیعت بھی ہر وقت خراب رہنے لگی تھی، جی گھبرایا رہتا، ہر وقت جی متلاتا، مگر میں اپنی اس بیماری کو نظر انداز کرتی تھی۔ لیکن یہ سب کچھ میری ساس کی نگاہوں سے بچ نہیں سکا تھا۔ وہ کہنے لگی، میری بیٹی، تم تو بہت کمزور ہوتی جا رہی ہو، میں تمہاری وجہ سے بہت فکر مند ہوں، تم چلو میرے ساتھ، میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے چلوں۔ میں نے انکار کر دیا تھا، مگر آج تو میری ساس بچوں کی طرح ضد کرنے لگی تھی۔ وہ کہنے لگی، میں تمہیں ہر حال میں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گی، اور یوں وہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر چلی گئی تھی۔ ڈاکٹر نے میرے سب ٹیسٹ کیے اور میرے چیک اپ کرنے کے بعد بولی، بہت بہت مبارک ہو، آپ تو حاملہ ہیں۔ یہ بات سن کر میری ساس اور میں ہکا بکا رہ گئی۔ ہم نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا تھا۔ ڈاکٹر دوائیوں کے بارے میں بتاتی جا رہی تھی اور احتیاط کا کہتی رہی، مگر میرے پلے اس کی کوئی بات نہیں پڑ رہی تھی۔ میرا دماغ تو اسی بات پر الجھ گیا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے۔ خیر، ہم دونوں ساس بہو گھر آ چکی تھی۔ سارا راستہ ہم دونوں چپ رہی تھی۔ گھر آ کر میری ساس نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور بولی، بیٹی، مجھے تم سے کوئی گلہ نہیں ہے، تم اس بچے کے باپ کو فون کر کے بلا لو، میں تم دونوں کا نکاح کروا دوں گی۔ اگر تمہیں اس بات کا خوف ہے کہ میں تنہا رہ جاؤں گی تو تم میری فکر نہ کرنا، میرے پاس اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، پھر فکر کی کیا بات ہے۔ میں اپنی ساس کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ میں بولی، آنٹی، بلال میری زندگی میں آنے والا پہلا اور آخری شخص تھا، اس کے بعد میں نے کبھی کسی آدمی کے متعلق سوچا بھی نہیں ہے، شاید ڈاکٹر جھوٹ بول رہی ہو۔ میری ساس مسکرانے لگی تھی اور بولی، بیٹی، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تم ابھی بھی جوان لڑکی ہو، میں جانتی ہوں تمہیں زندگی بسر کرنے کے لیے کسی سہارے کی ضرورت تھی، اچھا ہوا کہ تم نے خود ہی ڈھونڈ لیا۔ بیٹی، میں تمہیں غلط تو نہیں کہہ رہی، پھر تم کیوں گھبرا رہی ہو؟ میں کچھ کہے بنا کمرے میں گئی اور قرآن پاک اٹھا کر لے آئی تھی۔ میں بولی، اس کتاب پر ہاتھ رکھ کر کہتی ہوں کہ میری زندگی میں بلال کے علاوہ اور کوئی شخص نہیں آیا۔ اب میری ساس بھی پریشان ہو چکی تھی۔ وہ کہنے لگی، یہ تو بہت فکر کی بات ہے، نہ جانے ہمارے گھر میں کون نقب لگا جاتا ہے۔ اب میں اور میری ساس دونوں ہی بہت پریشان ہو چکے تھے۔ میری ساس کہنے لگی، بیٹی، ہمیں مجرم کو لازمی ڈھونڈنا ہے، آج سے نہ تم سونا اور نہ ہی میں سوں گی، پھر دیکھتے ہیں کہ یہ سب کس کا کیا دھرا ہے۔ خیر، رات ہوئی تو میں پلان کے مطابق اپنے شوہر کی تصویر اور کپڑے اپنے سینے پر رکھ کر سونے کا ناٹک کرنے لگی تھی۔ تقریباً رات کے 12 بجے مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی شخص میرے کمرے میں داخل ہوا ہو۔ میں نے جلدی سے دونوں آنکھیں کھول دی اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ تب مجھے ایک رومال نظر آیا۔ کمرے کی کھڑکی سے اندر آنے والا شخص میرے ناک پر رکھ کر مجھے بے ہوش کرنے والا تھا، مگر میں اٹھ کر بیٹھ چکی تھی۔ سامنے نظر پڑی تو میں دنگ رہ گئی تھی۔ زمین اور آسمان کی گردش رک گئی تھی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا اپنا شوہر تھا۔ میرے سامنے بلال کھڑا تھا۔ تبھی میرے کمرے کا دروازہ پھر سے کھلا اور میری ساس بھی کمرے میں آ گئی تھی۔ وہ بھی اپنے بیٹے کو دیکھ کر دنگ رہ گئی تھی۔ وہ بھاگ کر آئی اور بلال کے گلے لگ گئی تھی۔ وہ کہنے لگی، بیٹا، تم کہاں چلے گئے تھے؟ جبکہ میں تو کچھ بول ہی نہیں پا رہی تھی۔ پھر بلال کہنے لگا، امی، آپ تو جانتی ہیں نا، میں ایک جاسوس ہوں، میں ملک کی خاطر دشمنوں اور باغیوں کی جاسوسی کرتا تھا۔ جن دنوں میری شادی ہوئی تھی ان دنوں اعلیٰ حکام کو پتہ چلا تھا کہ ہمارے ملک میں دشمن داخل ہو چکے ہیں جو اہم رازوں کو حاصل کرنے کے لیے ملک میں فساد پھیلانا چاہتے تھے۔ میں ایک ماہر جاسوس تھا، اس لیے مجھے واپس ڈیوٹی پر بلوا لیا گیا تھا۔ سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا، مگر پھر آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ عائشہ کو میرے پاس بھیجنا ہے، اس لیے مجھے اپنی موت کا جھوٹا ناٹک کرنا پڑا۔ امی، میرے ساتھ جو لڑکا اس مشن میں شامل تھا وہ شہید ہو گیا تھا
اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا، اس کا پورا چہرہ بھی جھلس گیا تھا، اس لیے میں نے یہ کہلوا دیا تھا کہ وہ میری لاش ہے، کیونکہ اس مشن میں میرے بچنے کے امکانات بہت کم تھے اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ میری لاش بھی آپ کو نہ ملتی۔ میں نے اپنی طرف سے لاش بھجوا کر تمام کام کر دیا تھا، لیکن میری خوش قسمتی کہ میں اس مشن میں کامیاب ہو گیا اور میں بچ بھی گیا تھا۔ اب میں واپس آنا چاہتا تھا مگر آپ دونوں سے شرمندہ تھا، سمجھ نہیں آتا تھا کہ کیا کروں۔ بس پھر میں نے یہ منصوبہ بنایا کہ جب عائشہ حاملہ ہو جائے گی تو آپ لوگ بچے کے باپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے مجھ تک پہنچ ہی جائیں گے، اور آج وہی ہو گیا۔ امی، آپ کو بہت مبارک ہو، آپ دادی بننے والی ہیں۔ وہ دونوں ماں بیٹا بہت خوش تھے۔ میری ساس کمرے میں چلی گئی تو بلال میری جانب متوجہ ہوا تھا۔ وہ مسکرا کر بولا، مجھے معاف نہیں کرو گی؟ میں چیخنے لگی تھی۔ میں بولی، میں نے 10 سال بیوگی کا عذاب سہا ہے، میں نے اپنی زندگی کے 10 خوبصورت سال غم کی نظر کر دیے، کیا یہ کم ہے؟ بلال کہنے لگا، عائشہ تم بالکل سچی ہو، مگر ایک بار میں نے تمہیں اپنایا تھا جب تم اس زندگی سے ہار بیٹھی تھی اور بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ آج میں گھبرایا ہوا ہوں تو مجھے اپناؤ۔ بلال کی اس بات کے بعد میں کچھ بھی کہنے کے قابل نہیں رہی تھی۔ میں نے انہیں معاف کر دیا تھا۔ میں آج ایک خوبصورت بیٹے کی ماں بن چکی ہوں۔ یہ دن میری زندگی کا سب سے خوبصورت دن ہے۔ یہ وقت ہم نے بہت محبتوں میں گزارا تھا۔ میں اللہ تعالیٰ کی شکر گزار ہوں کہ اس نے میرا شوہر مجھے واپس لوٹا دیا اور اس کی غیر موجودگی میں میرے قدموں کو بھٹکنے سے روک لیا تھا، ورنہ شاید آج میری قسمت میں یہ خوشیاں نہ ہوتی۔